स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्याम में। और ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यदि वो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। पहले वीडियो में जहाँ से हम आर्टिकल हमारे समाप्त हुए थे वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वहीं से आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, इसमें अनुच्छेद हमारा 155 है। तो अनुच्छेद 155 में क्या बात लिख रखी है कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कर रखा है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कर रखा है। तो कई पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 155 में बात कही गई है। अगला है अनुच्छेद 159। 159 में राज्यपाल की शपथ, यानी इसमें नियुक्ति है और इसमें शपथ है कि राज्यपाल जो है शपथ किस अनुच्छेद के तहत ग्रहण करेंगे? तो 159 के तहत राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे। ये प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है, शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हमारा है 164। अनुच्छेद 164 हमारा कहता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। यानी देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, बट जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। कौन करेगा? तो राज्यपाल जो करेंगे। नेक्स्ट है ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 164 में ये बात लिख रखी है। नेक्स्ट अगला आर्टिकल हमारा है 165। और 165 जो आर्टिकल है ये हमारा क्या कहता है? तो आर्टिकल हमारा 155 क्या, हमारा 65 क्या कहता है? तो वो राज्य का महाधिवक्ता यानी जो होगा वो किस अनुच्छेद में बात लिख रखे? तो अनुच्छेद 165 में लिख रखे। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है एक अनुच्छेद है 169। और 169 जो है वो क्या बात कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का यानी उत्साधन या सृजन। तो राज्य में जो विधान परिषद हैं, तो राज्य में विधानसभा का विधान परिषदों का क्या होगा? उत्साधन या सृजन, यानी नए विधान परिषदों का निर्माण किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत ये बात कही गई है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है 213। 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान लगा के रखिए। कहीं यहाँ से पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी यानी राज्यादेश जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है जारी करता है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 243 का से ऋणा तक। तो इसमें ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 में इसमें क्या बात कही गई? तो इसमें पंचायतों के बारे में उपबंध है। यानी अनुच्छेद 243 से तो पंचायतों के बारे में उपबंध है। और इसमें जो है यानी इसके पार्ट बने हुए हैं, तो जैसे का से ऋणा तक जो है इसमें सारा जो है पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 243 यानी त य छ। इसमें जो है इसमें नगर पालिकाओं के बारे में उपबंध की बात कही गई है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये इसमें नगर पालिकाओं के, देखिए इसमें पंचायतों के बारे में है और इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल संबंधी विवादों हेतु अधिकरण। यानी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय नदियों का जो जल होता है उससे जल से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनको यानी विवाद का संबंधित जो विवाद संबंधित प्रावधान किया जाएगा। तो वो किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 162 के तहत। जैसे थोड़ा हम इसको नदियों के बारे में अगर समझ लें, थोड़ा भूगोल का 1 मिनट ज़रा लगेगा, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, जैसे देखे होंगे ये अपना भारत है। तो इस भारत जो है ये अपना जो भारत है, इस भारत में देखे होंगे यहाँ से नदी निकलती है हमारी, एक जो है ये सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी जो निकलती है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। एक चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, जो इधर जाती है और अरब सागर में अपना यहाँ पर जल गिरा देती है। नेक्स्ट है, अब देखिए सिंधु नदी है, तो ये एक जो है यही सिंधु नदी जो है ये सिंधु जल समझौता हुआ था एक। तो सिंधु जल समझौता तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। तो इसको पूछा है, तो सिंधु जल समझौता किस किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये समझौता हुआ था। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसको ध्यान लगा के जो है ध्यान रखिएगा।
तो सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें ये बात कही गई थी कि इसमें देखिए यहाँ ऊपर जो है 3 नदियाँ बहती हैं, तो इन 3 नदियों के बारे में ये कहा गया था कि इसमें देखिए एक तो सिंधु नदी, सिंधु सिंधु नदी और झेलम नदी, झेलम झेलम नदी, झेलम, चेनाब नदी, चेनाब चेनाब नदी। इन 3 नदियों का जो पानी है वो 80% पानी जो है इसका, यानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान 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 उपयोग करेगा, और 20% जो है पानी जो है इसका भारत उपयोग करेगा। ये इसमें बात कही गई थी, यानी सिंधु जल समझौते में इन 3 नदियों का पानी 80% कौन उपयोग करेगा? भारत, पाकिस्तान करेगा, और 20% पानी कौन उपयोग करेगा? भारत उपयोग करेगा। आगे की जो 3 नदियाँ बसती हैं, जैसे रावी है, रावी, ब्यास है, ब्यास नदी, और सतलज नदी, सतलज सतलज नदी। इन 3 नदियों का पानी जो है 80% पानी जो है इसका भारत उपयोग करेगा, और 20% पानी जो है इसमें जो है पाकिस्तान करेगा। तो ये बात जो है इसमें समझौता हुआ था सिंधु जल समझौते में, यानी इन 3 नदियों का पानी जो है 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा। कौन कौन सी 3 नदियों का? सिंधु, झेलम, चेनाब, और इसमें जो है देखिए, तो इन 3 नदियों का पानी जो है 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा, और 20% पानी कौन उपयोग करेगा? भारत उपयोग करेगा। नेक्स्ट है रावी, ब्यास, सतलज। इन 3 नदियों का 80% पानी भारत उपयोग करेगा, और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो ये जो है सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें ये बात कही गई थी। इसको आप अच्छे से समझ लिए हैं। आगे समझते हैं अगला अनुच्छेद हमारा क्या है। तो अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में अंतर्जातीय परिषद के बारे में, उपबंध के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है अगला अनुच्छेद हमारा 280 में यानी वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये भी पूछ लिया था कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 280 में जो है किया गया है, किसका? वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 300 का, और 300 का जो है ये एक हमारा देखे होंगे, भारतीय संविधान जब हमारा बना था तो हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, बट एक संपत्ति का मौलिक हटा दिया गया था। वो कौन सा हटाया गया था? वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। कौन सा हटा दिया गया था? यही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे विधिक श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया है। तो ये इसे किस अनुच्छेद में तहत रखा गया है? अनुच्छेद 300 का में इसे रख दिया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा है 312। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये अखिल भारतीय सेवाओं, यानी जैसे यूपीएससी वगैरह जो होती हैं ये उससे संबंधित है। तो अखिल भारतीय जो सेवाओं के बारे में प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 312 जो है प्रावधान करता है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? अगला अनुच्छेद है 315। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? संघ एवं राज्यों के लिए क्या होगा? लोक सेवा आयोग होगा। देखिए संघ के लिए बात भी करता है और राज्यों के लिए भी बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 315 हमारा बात करता है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा क्या होगा? आयोग होगा। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हमारा 330। अनुच्छेद 330 क्या बात करता है कि लोकसभा में एससी व एसटी के लिए जो स्थानों का आरक्षण है वो उसके लिए प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 330 करता है। अगला है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में क्या कहता है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करना होता है, मगर अब इसे जो है क्या कर दिया गया है? तो अब इसे जो है समाप्त कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो अब इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन सीट का जो प्रावधान किया गया था वो उसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 332। इसमें क्या बात लिख रखी है? तो इसमें बात लिख रखी है कि राज्य विधान सभाओं में जो एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसके लिए प्रावधान करता है। देखिए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 330 बात करता है। अनुच्छेद 332 है वो राज्य विधानसभाओं में जो एससी और एसटी का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 332 हमारा बात करता है। अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है 333। अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो है क्या करेगा? मनोनयन करेगा। जबकि हमने बता दिया कि एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो मनोनयन करने का प्रक्रिया होता था उसे अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? तो अगला
अगला अनुच्छेद है हमारा 338, और 338 किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति आयोग से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 338 संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 338 का, और अनुच्छेद 338 का है तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 338 का जो है इसे अनुसूचित जनजाति आयोग से ये संबंधित है। देखिए ये एससी से संबंधित है और ये एसटी से संबंधित है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़, और ये है शेड्यूल कास्ट। ये अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, इसमें जो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 338 का। अगला हमारा है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा होगी, और संघ की राजभाषा क्या होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिख रखा है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है 350 का। अनुच्छेद 350 का जो है वो क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। तो जो प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जिन बच्चों को शिक्षा देना है तो उनको किस भाषा में? मातृभाषा में उनको शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिख रखी है? अनुच्छेद 350 का में ये बात लिख रखी है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद क्या है? तो अगला अनुच्छेद समझते हैं, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या बात करता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हिंदी भाषा का कैसे आगे विकास किया जा सकता है। ये हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं उसमें। अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? अगला अनुच्छेद है हमारा, देखिए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 हमारा किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है या राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगला अनुच्छेद है 355। अनुच्छेद 355 क्या कहता है? वाह्य आक्रमण। वाह्य मतलब कोई अगर कोई बाहर का देश आकर के अगर अपने देश पे अगर आक्रमण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाह्य आक्रमण। यानी कोई अन्य देश आकर के हम जैसे देश पे अगर कोई आक्रमण करता है तो उसे हम वाह्य आक्रमण कहते हैं। एक होता है आंतरिक अशांति, यानी जब देश के अंदर जब अगर विद्रोह जैसी भावनाएं पनपने लगती है तो उसे हम आंतरिक अशांति कहते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 355 में वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति राज्य की सुरक्षा करना होगा। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है कि यदि बाह्य आक्रमण कोई करता है तब भी सरकार का दायित्व होगा, और आंतरिक अशांति अगर है तब भी सरकार का दायित्व होगा कि सरकार यहाँ पर इसके लिए उपबंध के लिए यानी इसके लिए प्रावधान करेगी, यानी संघ का जो है इसका दायित्व होगा। संघ मतलब अर्थात यानी केंद्र सरकार का क्या होगा? दायित्व होगा। तो नेक्स्ट है अगला है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। अनुच्छेद 356 में क्या लिख रखा है? तो इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट अगला समझते हैं, अगला अनुच्छेद क्या हमारा है? तो अगला अनुच्छेद है 358। अनुच्छेद 358 क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद 358 है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 यानी 58 के तहत ये बात कही गई है, आर्टिकल 358 के तहत। नेक्स्ट अगला हमारा आर्टिकल है 359 यानी 359। आपातकाल के दौरान अन्य जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तक का निलंबन भी किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 359 के तहत। अगला है एक अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध लिख रखा है, यानी वित्तीय आपात को लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए अनुच्छेद जो 352 है, अनुच्छेद 352 में क्या लिख रखा है? तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में क्या लिख रखा है? तो इसमें राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 जो है इसमें वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। इसको तीनों अनुच्छेद हैं, ये पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट समझते हैं अगले हमारे अनुच्छेद क्या हैं?
तो अगला अनुच्छेद है 365 और 365 में क्या लिख रखा है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव हो सकता है। ये किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 365 के तहत। अगला अनुच्छेद हमारा है 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्थायी असंक्रमण के बारे में उपबंध करता है, मगर अब इसे वर्तमान में जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को और अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A ये दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं अनुच्छेद 371 यानी 371। ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। कौन कौन से? दो राज्यों के देखिए यहाँ प्रावधान किया गया है, दो राज्यों का उल्लेख किया गया है, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध करता है। कौन सा आर्टिकल? तो 371 जो आर्टिकल है वो विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 371 का, और 371 का जो अनुच्छेद है ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तो विशेष नागालैंड के बारे में अगर विशेष कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 371 का जो है वो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे यहीं तक सारे आर्टिकल थे। तो ये हमारे भारतीय संविधान के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हमने सारे इस वीडियो में हमने कवर कर चुके हैं। इसके पहले भी वीडियो एक आप सभी लोगों के पास दिया जा चुका है, अगर वो नहीं देखें तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर